आज हम लोग बोहर्स थ्योरी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बोहर्स थ्योरी के एप्लीकेशन से हम लोग एनएस सेल की रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ एनएस सेल, रेडियस ऑफ एनएस सेल radius of NS cell, NS cell। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्टन सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन सर्टन सर्कुलर पाथ को हम लोग बोलते हैं सेल या फिर ऑर्बिट। ये n is equal to 1 फर्स्ट सेल है, n is equal to 2 सेकंड सेल है, n is equal to 3 थर्ड सेल एंड सो ऑन, n is equal to nth सेल है। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ns सेल की रेडियस हम लोगों को निकालनी है। ns सेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो सपोज इसकी वेलोसिटी vn है, ठीक है, और रेडियस इसकी Rn है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है me हम लोग लेते हैं, तो यहां पर Vn है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, nth सेल, nth सेल में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो है Vn। Rn है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, nth सेल में इलेक्ट्रॉन की रेडियस, ठीक है, और me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर बोहर सेकंड पोस्टुलेट से ये बात पता है कि भाई सेल में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता है क्योंकि उसमें सारे फोर्सेस बैलेंस होते हैं। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc लगेगा, ये होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn स्क्वायर बाई Rn। अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। By Bohr postulate, Bohr's postulate, बोहर पोस्टुलेट से सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। Fe is equal to Fc। Fe क्या होगा 1/4, Fe होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Ze into E अपॉन Rn स्क्वायर। ये Z क्या है प्लस Ze इसका चार्ज है। Z है एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर, Z is atomic number, is equal to Fc mass of electron Vn square by Rn। ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग बोल देते हैं। एक और पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट जो मैंने बताया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इज परफेक्ट मल्टीपल ऑफ h/2π। तो वहां से एंगुलर मोमेंटम MEVN Rn is equal to NH/2π। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें रेडियस निकालनी है NS सेल की।
तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पर इसको mv Rn को नीचे लेके आएंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई Rn। Rn हम नीचे लेके आए, अब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर Vn स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर Rn स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, MeVn स्क्वायर, एक Me को हम लोग नीचे लेके आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा MeVn स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Rn स्क्वायर। यहां हमने क्या किया है, दो Me थे Me स्क्वायर, एक Me को नीचे लेके आए। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, Rn से डिवाइड कर देंगे, MeVn स्क्वायर बाई Rn, इधर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर MERN का क्यूब, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड इक्वेशन। हमने थर्ड इक्वेशन कैसे बनाई है, सेकंड इक्वेशन को ही मैनिपुलेट किया है। अब यहां पर फर्स्ट और थर्ड में हम देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड और थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस बाय इक्वेशन 1 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 and 3, फर्स्ट एंड थर्ड से इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन RN स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Rn का क्यूब, ये आएगा। अब देखिए हमें निकालना है Rn, तो हम इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये स्क्वायर ये क्यूब है, एक Rn बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, Rn को इधर ले जाएंगे, बाकी सबको उधर। तो देखिए Rn की जो वैल्यू आएगी वो Rn की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये एप्सिलॉन नॉट है भाई, कंफ्यूज मत होना, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, अपॉन पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ZE स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए H कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सारा कुछ कांस्टेंट है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम लोग कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और E स्क्वायर कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट हो गया, ऊपर आएगा n स्क्वायर बाई z। एटम में यही तो वैरी करेगा,
n सेल नंबर वैरी करेगा और z एटॉमिक नंबर वैरी करेगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.529 into 10 to the power minus 10 मीटर, n स्क्वायर बाई z मीटर। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो Rn आपका आ जाएगा, Rn आपका आएगा Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। ये हमारा फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ NS सेल का। मतलब NS सेल में जो रेडियस आएगी Rn, वो Rn आएगा 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये हमें डेरिवेशन याद रहे या ना रहे, लेकिन फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यूज तो इसी का है। एंगस्ट्रॉम में ये फॉर्मूला है, ये रेडियस जो आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। अब हम लोग जरा डिफरेंट सेल की रेडियस देख लेते हैं। तो देखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम देखिए, हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात क्यों कर रहे हैं? बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम ओनली। ये ड्रॉबैक है, हम लोग आगे बात करेंगे। ये बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। बोहर्स थ्योरी is applicable only for hydrogen like atom. Hydrogen like atom. Hydrogen like atom मतलब atoms having only one electron. Atoms having only one electron. ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये बात देखी थी कि जब हम लोगों ने फोर्सेस कंसीडर किए थे, तो जो इसमें जो हमने फोर्स कंसीडर किया था, वो यहाँ पर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर किया था, यहाँ पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कंसीडर किया था। लेकिन ध्यान रहे, अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन, भाई फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में कितने होते हैं? सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो रिपल्सन करेंगे। तो यहां पर जो हमने कंसीडरेशन किया था, वो केवल न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को हमने लिया था। Fe में हमने क्या लिया था? केवल न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को। इसका मतलब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का, अदर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था। इसका मतलब अदर इलेक्ट्रॉन होने भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? इन बोहर थ्योरी in Bohr's theory, we consider Fe for only
बाई न्यूक्लियस। Thus, other electrons are not present. Electrons are not present. यहां पर हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन का Fe कंसीडर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर ही नहीं किया, इसीलिए केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही हमारी बोहर्स थ्योरी एप्लीकेबल है, क्योंकि बोहर ने अपने पोस्टुलेट में दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई कंसीडरेशन ही नहीं किया है। अब ये हाइड्रोजन लाइक एटम होते क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम, लाइक एटम वो एटम जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब हाइड्रोजन खुद, और हाइड्रोजन के बाद हीलियम He+, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम Li+2, ठीक है ना। लिथियम में कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकल गए, एक बचा। बेरिलियम Be+3, बोरॉन B+4, एक्सेट्रा। ये सब वो आयन या फिर एटम है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन, और जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो बोहर थ्योरी वैलिड होगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ डिफरेंट सेल्स। तो हाइड्रोजन की हम लोग बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए क्या है? Z=1। तो हाइड्रोजन में Z=1 है, तो पहले तो जनरल बात हम लोग जानते ही है। तो हाइड्रोजन के लिए Z=1 है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ये n=1 है, n=1, इसको हम लोग R1 बोलते हैं। रेडियस ऑफ सेकेंड सेल R2, n=2। रेडियस ऑफ थर्ड सेल n=3, R3। तो R1 देखिए क्या होगा, NS सेल का हमारा फार्मूला क्या था? Rn=0.529 n² Z एंगस्ट्रॉम। ये हमारा NS सेल की रेडियस का फार्मूला था। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? Z=1, तो R1 क्या हो जाएगा? 0.529 1², क्योंकि फर्स्ट सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, 1/1 एंगस्ट्रॉम। R1 होगा हाइड्रोजन के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड सेल के लिए बात करें, सेकेंड सेल मतलब n=2, Z=1। ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल, ठीक है। तो यहां पर R2 क्या हो जाएगा? 0.529 n², यानी कि ये आ जाएगा 0.529 into 4, ये R2 आएगा एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली थर्ड सेल के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, थर्ड सेल तो n=3, Z=1। R3 हो जाएगा 0.529 into 3²/1 एंगस्ट्रॉम। ये आ जाएगा 0.529 into 9 एंगस्ट्रॉम। हम लोग ये देख रहे हैं कि यहां से ये पता पड़ रहा है कि R2 = 4 times R1।
R3 इज इक्वल टू कितना होगा, R3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स R1, 9 टाइम्स R1, ये R1 है, 4 टाइम्स R1, 9 टाइम्स R1, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेल की रेडियस से सेकंड सेल की रेडियस 4R1 है और जो थर्ड सेल की रेडियस है वो 9R1 है। सेल की रेडियस तेजी से बढ़ रही है, मतलब सेकंड सेल फर्स्ट सेल की 4 गुना ज्यादा रेडियस रखती है और थर्ड सेल फर्स्ट सेल की 9 टाइम्स ज्यादा बड़ी रेडियस रखती है, ठीक है ना। मतलब अगर इसकी और इसके बीच की गैपिंग हम देखें, R2 माइनस R1 देखें तो ये आ जाएगा 3R1, ये 4R1 है तो ये 3R, मतलब इसके बीच की गैपिंग है 3R1 और इसके बीच की गैपिंग कितनी है, R3 माइनस R2, ये कितना हो जाएगा, R3 है 9R1 माइनस 4R1 मतलब 5R1, इसके बीच की जो गैपिंग है वो है 5R1। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है सेल के बीच की गैपिंग भी बढ़ रही है। पहली न्यूक्लियस और फर्स्ट सेल के बीच की गैपिंग R1, दूसरे 3R1, 5R1, आगे और भी ज्यादा होगी। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, सेल के बीच का सेपरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। यहां पर हमने हाइड्रोजन की बात की है, ये फॉर्मूला वैलिड है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, He+ के लिए, Li+2 के लिए, ठीक है ना, बेरिलियम के लिए। तो इसी तरह से रेडियस के क्वेश्चंस होंगे। एक तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड सेल ऑफ हाइड्रोजन atom which has same radius as second cell of lithium+2, सेकेंड सेल ऑफ Li+2। तो Li+2 की सेकेंड सेल के बराबर है, तो फॉर लिथियम Li+2, तो लिथियम के लिए Z क्या होगा, 3 होगा, तो R2 फॉर लिथियम क्या हो जाएगा, Li+2 0.529 into N² एंगस्ट्रॉम, तो ये आ जाएगा 0.529। N की वैल्यू कितनी है, N सेकेंड सेल है, N = 3 होगा ना, N = 2, 2²/3 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हाइड्रोजन के लिए इस रेडियस की कोई सेल मिलेगी, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, Rn = 0.529 into N², Z क्या होता है, 1 होता है,
यहाँ पर z इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वल करेंगे तो Rn इक्वल टू 0.529, ये इक्वल किसके होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 0.529 इंटू 4/3। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू 4/3। यहाँ पर कोई भी आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, नो रियल इंटीजर, कोई सेल आपको मिलेगी ही नहीं। इससे क्या होगा, नो रियल इंटीजर, नो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास कोई ऐसी सेल नहीं होगी जिसकी रेडियस Li+2 की सेकंड सेल के बराबर हो। तो यहां पर कोई भी ऐसी आपको हाइड्रोजन में सेल नहीं मिलेगी। 10 हाइड्रोजन हैज नो सच सेल, 10 हाइड्रोजन हैज नो सच सेल, कोई भी ऐसा हाइड्रोजन में सेल नहीं होगा जिसकी रेडियस Li+2 के सेकंड सेल के बराबर हो। ठीक है भाई, आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन NS सेल।